नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी की किसी भी आपातकालीन स्थिति में क्या काम आता है आपका इमरजेंसी फंड और आपका इंश्योरेंस। वैसे आप में से कई लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन क्या आपका इंश्योरेंस काफी है जो कि जरूरत आने पर काफी पड़े। ये समझना और जानना जरूरी है कि आपके लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा, और खास चर्चा रहेगी इस पर भी कि टॉपअप, सुपर टॉपअप प्लान क्या होते हैं और भी कुछ ऐसी बारीकियां इंश्योरेंस की जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, मृन अग्रवाल फाउंडर फिनसेफ और प्रतिभा गिरीश फाउंडर फिनवाइज। मृन और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में। कभी भी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला मृन, आपके दो प्लानिंग बहुत काम आ सकती है, एक इंश्योरेंस प्लानिंग और इमरजेंसी प्लानिंग। इंश्योरेंस पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे, पर जस्ट टू स्टार्ट विद एक ब्रीफली अगर हम इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए इमरजेंसी फंड की भी चर्चा करें तो यूजुअली एक इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड या इमरजेंसी जो किटी होती है वो किस तरीके की दिखनी चाहिए। नमस्ते स्वाति। एंड सबसे पहले तो जो आपका जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो एटलीस्ट 6 महीने के जो आपके खर्चे हैं उस किटी में उतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं और मतलब आजकल जॉब लॉसेस के बारे में भी हम बहुत सुन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है देन एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो लगेगा फिर से एक और नौकरी वगैरह मिलने में। तो इसीलिए बेहतर रहेगा अगर आप 6 से 9 महीने तक के जो खर्चे हैं वो आप एक फंड में डाल के रखिए। और इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ा अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में रखिए और थोड़ा आप एफडी में डाल दीजिए, क्योंकि इससे निकालना बहुत आसान है और एफडी के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ओके, तो 6 महीने से लेकर 9 महीने या 1 साल तक अगर हम समझे जरूरत के हिसाब से इमरजेंसी फंड ऋण आप कह रही हैं। फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका बैंक खाता हो गया, और कई लोग तो डेट फंड के लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी पैसे डालना पसंद करते हैं। लेकिन मेन जैसा मृन ने भी बताया, फोकस रहना चाहिए लिक्विडिटी पर ना कि रिटर्न पर। अब इंश्योरेंस पर आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नौकरी है नहीं है, आप जीवन की किसी भी स्थिति में हैं, जो लाइफ में स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या ज़रूरतें हैं वो समय देखकर नहीं आती हैं। इसलिए आपका जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है, खास तौर पर उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में जब हम चुनाव की बात करते हैं प्रतिभा, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पैमाने हैं जिनको देखकर समझकर किसी को अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना चाहिए। मतलब जो एक व्यक्ति एक मेट्रो शहर में रह रहा है या जो एक व्यक्ति एक टियर 2 सिटी में रह रहा है, क्या इन दोनों की नीड्स एक इंश्योरेंस के लिए क्या समान रहेंगी? एब्सोल्युटली नहीं। एक कस्टमाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको पता है आज की तारीख में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही महंगे हैं, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो नंबर 1 कि आप कौन से शहर में रहते हैं, वहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, इसका थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नंबर 2 आपका इनकम क्या है, बिकॉज इनकम के हिसाब से आप हॉस्पिटल चुनेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा फैसिलिटी आप चुनने वाले, ये आपके इनकम के ऊपर है। आपके डिजीज भी आपके इनकम के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आपके डिजीज भी है। अगर मान लो कोई मुंबई में रहता है या कोई भुवनेश्वर में रहता है, ये कॉस्ट ऑफ मेडिकल जो है वो भुवनेश्वर में कम होगा और मुंबई में ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप ट्रीटमेंट कहाँ पे लेने वाले हैं। अगर आप कैपिटल सिटी में नहीं रहते तभी भी आपको चेक करना जरूरी है कि कैपिटल सिटी में क्या कॉस्ट है और उसके हिसाब से लें। सबसे जरूरी बात, आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं आज के तौर पे, आज का आपका रिक्वायरमेंट मत देखिए, ये फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 7-8% से भी अगर इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है मेडिकल कॉस्ट, तो आप 5 साल बाद क्या कॉस्ट होने वाला है उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना है। पहले तो एक टिक मार्क एक्टिविटी हुआ करता था, पिछले 2 साल ने हमको सिखा दिया कि इंश्योरेंस तगड़ा होना चाहिए। जितना हमारी जरूरत है उतना तो डेफिनेटली होना चाहिए। पहले 5 लाख होता था, अभी तो 10 लाख बोलते हैं मिनिमम लेना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 5 लाख से काम नहीं चलेगा, कम से कम उसे दुगना होना चाहिए, 10 लाख रुपए होना चाहिए। और
डेफिनेटली आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहना है अपने इंश्योरेंस के लिहाज से। तो अब तो 1-1 करोड़ के सम इंश्योर्ड वाले हेल्थ इंश्योरेंस भी आने लगे हैं। हम जरा शहर के हिसाब से और किसी के प्रोफेशन के हिसाब से इंश्योरेंस प्लान कितना होना चाहिए उस पर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। हम फिलहाल अभी दिखा रहे थे कि कोई अगर 20 वर्ष का हो तो कैसा इंश्योरेंस प्लान हो, या 30 वर्ष के हो तो कैसा इंश्योरेंस प्लान हो। चर्चा थोड़ी देर में और आगे बढ़ाते हैं, पर इंपॉर्टेंटली क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर बात हो रही है मृन, यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके का इंश्योरेंस किसी के पास होना चाहिए। ये तो हमें मालूम है, हम सब एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेते हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपके ऑफिस से भी प्लान होता है, मेडिक्लेम होता है आपका, आप एक अलग से भी प्लान लेते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान भी उपलब्ध है जिसमें आप पूरी फैमिली को क्लब करके एक ही प्लान में शामिल कर सकते हैं। लोगों में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि सिंगल प्लान बेटर रहता है या फैमिली फ्लोटर प्लान बेटर रहता है। और जब हम एडिक्वेटली कवर्ड होने की बात करते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्लान को यूज करने की बात रहती है, तो उसमें क्या ज्यादा कारगर साबित होता है? एक सिंगल प्लान कारगर साबित होता है या फिर एक फैमिली फ्लोटर प्लान कारगर साबित होता है? मेरे ख्याल से फैमिली फ्लोटर प्लान ठीक रहता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली सब फैमिली मेंबर्स के लिए प्लान लेना शुरू करेंगे तो ये बहुत महंगा भी पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ ही सब फैमिली मेंबर्स भी बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादातर ऐसी तो परिस्थिति नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से फैमिली फ्लोटर प्लान ही लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आप कह रहे हैं कि फैमिली फ्लोटर प्लान ज्यादा सही रहेगा, पर फैमिली फ्लोटर प्लान में प्रतिभा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, कई लोग जानना समझना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन का वैसे भी अगर मानिए अलग से कोई वो अगर प्लान ले तो थोड़ा महंगे प्रीमियम पर आता है। तो ये एक सही तरीका है कि आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐड करें, और जब आप अपने पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐड करते हैं तो क्या उसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है? नंबर वन, सीनियर सिटीजन्स के जो मेडिकल नीड्स है ना, वो जैसे आपका उम्र बढ़ता है, आपका एलिमेंट्स भी बढ़ता है, तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस होने का संभावना ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका जाहिर है कि बहुत क्लेम्स रहेंगे। अगर आपने एक ही प्लान ले लिया जो आपने फैमिली के लिए और उसके साथ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भी ले लिया, तो हो सकता है जब बाकी मेंबर्स बीमार हो, बिकॉज सीनियर सिटीजन ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, आपके लिए उतना कवर नहीं बचेगा। इसलिए हमारा सुझाव हमेशा रहता है कि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को अलग से एक कवर दे और फैमिली को अलग से एक फैमिली फ्लोटर दे। और सीनियर सिटीजन का जो कवर होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, और 40-45 इयर्स की उम्र से ही लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाते हैं, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो कभी कभी कवर नहीं करते और कवर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए स्पेशल प्लान्स आते हैं सीनियर सिटीजन के, उनके कंडीशंस अलग होते हैं, उनमें कोपे होता है, उनमें कुछ लिमिट्स होते हैं, सब लिमिट्स होते हैं कि ये डिजीज के लिए इतना ही कवर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मिल तो जाता है। सो नंबर वन, सेपरेट प्लान लीजिए। नंबर टू, अगर बहुत प्रीमियम ज्यादा पड़ रहा है तो सीनियर सिटीजन प्लान्स को भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन ये जानकर कि उसमें कंडीशंस होंगे और वो कंडीशंस को क्लियरली आपको रिसर्च करना है क्या कंडीशंस है। बिल्कुल, इंश्योरेंस में एक्चुअली इतनी टेक्निकल बारीकियां होती हैं जो कि कई बार हम पॉलिसी लेते वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, और लगता है चलिए एक प्लान ले तो लिया, ये बारीकियां बाद में समझते रहेंगे, लेकिन उसमें भी जब आपको क्लेम करने की जरूरत या नौबत आती है तब आपको मालूम चलता है कि इसका जो बेनिफिट आपको जितना मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया, क्योंकि आपको शायद उसके बारे में मालूम नहीं था। उसके कुछ बेसिक टर्म्स पर भी हम चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। मानिए मृण, किसी के पास एक इनसफिशिएंट एक प्लान है, हेल्थ प्लान है, उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको टॉपअप करें। अब टॉपअप में हमने जब उसके बारे में समझना शुरू किया था, मोबाइल टॉपअप्स आते थे कि आप मोबाइल में टॉपअप करके अपने टॉक टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इसको आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपके पास हेल्थ प्लान में सम इंश्योर्ड कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आप टॉपअप प्लान ले सकते हैं। तो ये जो टॉपअप प्लान है या टॉपअप कवर जो है हेल्थ प्लान का, वो काम कैसे करता है ब्रिट? तो सबसे पहले ये आपको एडिशनल इंश्योरेंस देता है। तो अगर आपके पास एक बेस पॉलिसी है तो इसके ऊपर आप एक एडिशनल इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, विच इज नोन एज, यू कैन टेक इट एज टॉपअप और सुपर टॉपअप। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है को पेमेंट या डिडक्टेबल, विच मीन्स कि
जो भी आप अमाउंट का जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें एक सर्टेन अमाउंट रहेगा जो आपको पे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि आप 20 लाख रुपए का टॉपअप ले रहे हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का कितना आपको डिडक्टेबल लेना है। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्लेम करते हैं तो सबसे पहले जो अमाउंट जाएगा वो डिडक्टेबल से जाएगा, विच मीन्स इट विल गो फ्रॉम योर पॉकेट। तो आपका कहने का मतलब है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जैसे हमने किया, डिडक्टिबल का मतलब ये है कि अगर आपने एक पॉलिसी ली है, वो मानिए पॉलिसी डिडक्टिबल बेसिकली 30,000 का डिडक्टिबल है, लेकिन आपको क्लेम करने की नौबत आ जाती है 40,000 रुपए की। अब चूंकि आपका डिडक्टिबल 30,000 ही है, तो वो जो 30,000 रुपए है वो मैं एज अ पॉलिसी होल्डर लूंगी मृण, राइट? और जो बाकी का बचा हुआ जो 10,000 रुपए है वो आपकी जो बीमा कंपनी है वो पे करेगी, या आपका जो टॉप अप प्लान है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी जैसे अगर हम टॉपअप और सुपर टॉपअप देखते हैं, तो सुपर टॉपअप में क्या होता है कि आप मल्टीपल क्लेम्स के लिए टॉपअप कर सकते हैं और एक बार ही वो डिडक्टेबल जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ द टॉपअप, ईच टाइम द डिडक्टेबल इज गोइंग टू कम इन टू प्ले। सो दैट इज वाई द सुपर टॉपअप इज एक्चुअली अ मच बेटर प्लान टू हैव। ओके, तो बेसिकली टॉपअप पे भी जो सुपर टॉपअप प्लान है वो शायद ज्यादा फायदेमंद है। प्रतिभा, तो ये सुपर टॉपअप प्लान जो है, क्योंकि अब टॉपअप प्लान्स भी हैं, जैसा हमने बताया, टॉपअप प्लान काम कैसे करता है उसका भी जरा उदाहरण दिखा देते। जैसे जैसे प्रतिभा बोलेंगे हम वैसे दर्शकों को उसका एक गणित भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपअप प्लान काम कैसे करता है। थोड़ा सा अगर आप इसके उदाहरण के साथ शुरू करें। और एंड अगेन सुपर टॉपअप जैसा मृण ने भी बताया, तो सुपर टॉपअप प्लान एक्चुअली एडवाइजेबल किन लोगों के लिए है, या मतलब कोई एक पर्टिकुलर, या फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन अगर सुपर टॉपअप प्लान ले तो ज्यादा सही रहेगा, या उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली शायद हो सके, उनके मेडिकल हिस्ट्री की वजह से अगर ज्यादा हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है, वो सुपर टॉपअप प्लान ले। तो ये सूटेबिलिटी फैक्टर सुपर टॉपअप प्लान का किन के लिए ज्यादा है? आमतौर पे जब हम बेस इंश्योरेंस लेते हैं उसका जो प्रीमियम होता है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है, महंगा रहता है। तो अगर अपना हमने कुछ प्लान ले लिया आज के तौर पे और हमें लग रहा है कि ये अच्छा प्लान है और इतना कवरेज हमारे लिए बस हो गया, लेकिन 5 साल बाद हमें रियलाइज होता है कि ये जो इंश्योरेंस हमने लिया ये काफी नहीं है और हमें बढ़ाना है। तो हर एक के लिए सुपर टॉपअप जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपना इंश्योरेंस को बढ़ा के लेने का, क्योंकि ये जो प्रीमियम्स आते हैं ये एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट आते हैं। अगर आप वो बेस कवर को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए सुपर टॉपअप लेंगे। तो मान लीजिए कोई भी कस्टमर हो जो इंश्योरेंस लिया है, उनको जब बढ़ाना है इंश्योरेंस तो वो एक बेस प्लान के साथ टॉपअप भी जरूर ले। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आपने 2 इंश्योरेंस लिया है, 2 अलग अलग एप्लीकेशन भरा है, और अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम करते वक्त भी आपको 2 क्लेम प्रोसेस रहेगा। बेस के लिए एक पॉलिसी, मान लीजिए आपके पास 15 लाख का 10 लाख का बेस पॉलिसी है और 10 लाख का डिडक्टेबल के साथ 10 लाख का और टॉपअप पॉलिसी भी है। 15 लाख का बिल आया तो 2 क्लेम करना पड़ेगा, पहले बेस पॉलिसी 10 लाख का और बाकी बचा 15 सुपर टॉपअप देगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हो सके तो आप इंश्योरेंस जो बेस पॉलिसी जिस इंश्योरेंस से ले रहे हैं उसी से आप दूसरा जो टॉपअप है वो भी लीजिए और वही टाइम पे लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने आज बेस पॉलिसी ले लिया और 2-3 महीने बाद आप टॉपअप पॉलिसी ले रहे हो, तब आपको क्लेम के वक्त दिक्कत हो सकती है। और ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि अलग अलग पॉलिसी है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड अलग हो सकता है, उसमें रिस्टोर जैसे बेनिफिट्स ना हो। तो ये समझना है कि ये सेपरेट पॉलिसी ले रहे हैं और इसका अगर हम सेम कंपनी से भी ले रहे हैं तो कैशलेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब आपको तहकीकात करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये बारीकियां हैं जो आप समझें किसी भी प्लान को टॉप अप करने के लिए। जैसा प्रतिभा बता रही है कि जिस कंपनी से आपका बेस प्लान है उसी का अगर आप टॉप अप लेंगे तो काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन से दूर करने में मदद मिलेगी। अगेन सेम गोज फॉर सुपर टॉप अप प्लान ऑल्सो। और जैसा मृण और प्रतिभा दोनों ही कह रही हैं कि सुपर टॉप अप प्लान ज्यादा मतलब एडवाइजेबल रहता है लेने के लिए,
क्योंकि उसमें आप मल्टीपल अस्पताल खर्च के लिए सुपर टॉप अप प्लान यूज कर सकते हैं, जबकि टॉप अप प्लान जो होता है वो आप उसकी जो सीमा होती है, जिसको लिमिट होती है, वो एक ही बार की होती है खर्च करने की। अब जरा थोड़ा बेसिक इंश्योरेंस प्लानिंग पर चर्चा करते हैं। मृण अग्रवाल फिनसेफ से हमारे साथ हैं, प्रतिभा गिरीश फिनवाइज से हमारे साथ हैं। मृण, जो हम चर्चा कर रहे थे कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस किसी के पास होना चाहिए, उसका लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक 20s में कोई एक यंगस्टर है एज कंपेयर टू 30 या 40 साल के कोई हैं, अगर कोई व्यक्ति, उनकी नीड्स में फर्क होगा। तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है, क्या इस उम्र के लिहाज से लेना ज़्यादा बेटर रहता है? और स्पेशली जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान करनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ बेस पॉलिसी ही नहीं, उसके साथ जो कुछ राइडर्स भी होते हैं, जैसे मानिए किसी के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी शायद इंपॉर्टेंट हो या किसी के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना सही होगा। तो एक पैरामीटर क्या तय किया जाए? एक तो वेयर सम अश्योर्ड इज कंसर्न्ड, आई थिंक कि जो लोग 20s में हैं, जिनकी अभी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, उन लोगों के लिए 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर लेना काफी रहेगा। ऑफ कोर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। मतलब ऑब्वियसली इफ देयर इज अ जेनेटिक इलनेस इन द फैमिली, और फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रोन टू फॉलिंग सिक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन ऑफ कोर्स आपको ज्यादा कवर लेना पड़ेगा। बट अदरवाइज आई एम सेइंग जनरली 20s में जो लोग हैं वो 5 लाख तक का कवर ले सकते हैं। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, आपके डिपेंडेंस बढ़ते हैं, बच्चे हो जाते हैं, सर्टेनली आपको ज्यादा अमाउंट का कवर लेना चाहिए। और आजकल के जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है फॉर एनी लार्ज इलनेस, तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल फॉर लार्ज इलनेसेस लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, इवन डायलिसिस, दीज सॉर्ट ऑफ इलनेसेस, दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका खर्चा आपका आता है 15 से 20 लाख के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, आपको एटलीस्ट 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक 5 लाख का बेस कवर ले सकते हैं विद अराउंड 20 lakhs ऑफ सुपर टॉप अप कवर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक नहीं होता है। इसमें अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो एक जो लमसम अमाउंट है वो मिल जाता है ऑन सर्वाइविंग दैट इलनेस फॉर 1 month, राइट। सो इससे क्या होता है ना कि जब कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो मिसलेनियस खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं, एंड जो वो खर्चे होते हैं वो इसके लिए इसमें मदद कर देगा। एंड इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि ये अमाउंट आप इसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं या आप कोई स्पेसिफिक खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए वो अमाउंट यूज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से एक 5 लाख का बेस कवर विद 20 lakhs ऑफ सुपर टॉप अप and 5 lakhs of critical illness is very important, and ये हर इंसान को और हर फैमिली को एक्चुअली एक एसेंशियल एक्सपेंस की तरह देखना चाहिए। अगर आपका क्लेम नहीं भी हुआ है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे पैसे बर्बाद चले गए या इसका कुछ यूज नहीं हुआ, बिकॉज हम इंश्योरेंस इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड रहें। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही यहाँ पर कि उम्र के लिहाज से और ये फ्यूचर के अनसर्टनिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो हो प्लान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये बात आई कि कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर हमने क्लेम ही नहीं किया तो क्या होगा, उसमें नो क्लेम बोनस का भी फायदा मिलता है। प्रतिभा, तो क्या नो क्लेम बोनस के फायदों और उस बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए भी क्या एक अमाउंट को कंसिडर करना चाहिए किसी को? ये नो क्लेम बोनस जो है वो तब दिया जाता है जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया लेकिन पूरे साल के दौरान आपने क्लेम ही नहीं किया, बीमारी नहीं हुए और क्लेम ही नहीं किया। तो 10% से लेकर सम इंश्योर्ड का अगर आपने 5 लाख का लिया है, 10% ऑफ दैट इज 50,000, 10% से लेकर 50% तक का नो क्लेम बोनस आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। 5 लाख का कवर आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5.5 या 7.5 डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। और वापस अगर नेक्स्ट ईयर भी आपने क्लेम नहीं किया तो 10% या
50% से बढ़ेगा, लेकिन इसका एक लिमिट होता है, ये बढ़ते नहीं जाएगा। 10 साल के लिए हमने क्लेम नहीं किया तो एवरी टाइम 50% से नहीं बढ़ेगा। इसका एक लिमिट होता है कि अप टू डबल द सम इंश्योर्ड। तो आपने 5 लाख का लिया, 2 साल क्लेम नहीं किया तो 10 लाख हो गया, और तीसरी साल भी क्लेम नहीं किया तो वापस बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये बात आपको ध्यान पे रखना है कि जब आप क्लेम करेंगे तो उतना ही तेजी से ये कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए आपको अमाउंट डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि नो क्लेम बोनस उतना ही तेजी से कम होता है। और अगर रूम रेंट का कैप वगैरह है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू रूम रेंट कैप, तो इसमें नो क्लेम बोनस काउंट नहीं होता, क्योंकि आपका पॉलिसी अभी 5 से 7.5 हो गया। 7,500 का आपको रूम रेंट नहीं मिलेगा, बेस पॉलिसी के हिसाब से ही रूम रेंट मिलेगा। तो ये जब मिलता है अच्छी बात होती है, फैंटास्टिक थिंग, बट इसको ध्यान में रखते हुए आपको अमाउंट नहीं डिसाइड करना। अमाउंट जितना आपको चाहिए उतना बेस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। ओके और शो के एंड में मृण मैं आपसे समझना चाहूंगी कुछ 3 से 4 चीजें दिमाग में रखने वाली किसी भी इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली आप सम इंश्योर्ड तो डिसाइड कर लेते हैं आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें भी हैं जो आपको जब एक्चुअली क्लेम करने का टाइम आता है, यूज करने का टाइम आता है, तब आपको ध्यान में आता है कि शायद ये पहले समझ लिया होता तो बेटर होता। तो वो कौन सी टेक्निकलिटीज समझना जरूरी है? सबसे पहले जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट जरूर पढ़िए। ये हर इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है, और इसमें आप देखिए सबसे पहले कि एक्सक्लूजन क्या है, कि क्या क्या नहीं कवर्ड है। ज्यादातर ये जो पॉलिसी वर्डिंग्स है अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल टर्म्स में है, बट फिर भी आप पढ़िए और देखिए कि एक्सक्लूजन्स क्या हैं, वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, और रूम रेंट का अगर कोई कैपिंग है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या लिमिट्स हैं आपके क्लेम करने के लिए। दूसरा, व्हाट आई वुड आल्सो सजेस्ट इज कि अगर आप सुपर टॉपअप ले रहे हैं और अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो जनरली आपकी कंपनी की तरफ से आपको कवर मिलता है। तो जो वो अमाउंट है वो आप अपना जो बेस अमाउंट है और जो सुपर टॉपअप का जो डिडक्टेबल अमाउंट है ना वो सेम रखिए। और ऑफ कोर्स अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो जो बेस पॉलिसी आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डिडक्टेबल, राइट। नाउ ऑफ कोर्स प्रतिभा ने ऑलरेडी बोला कि पेरेंट्स के लिए हर समय अलग कवर लीजिए, एंड इसके लिए आप प्लेन सुपर टॉपअप ले सकते हैं, इसके लिए बेस पॉलिसी की भी जरूरत नहीं है। For example, a 20 lakh super top-up policy for a 60-year-old with a 3 lakh deductible costs only about 10 to 15,000 rupees, right? So take super top-up policy for the parent, and of course check the network of hospitals. अगर आप बेस और सुपर टॉपअप अलग अलग कंपनी से ले रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि वो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स वगैरह सेम है। तो यही 4-5 बातें हैं कि टेक द राइट अमाउंट, चेक ऑल दी एक्सक्लूजन्स और सारे कंडीशंस अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक आसान तरीका है कि आप एक बेस लें, उसके ऊपर सुपर टॉपअप लें, एंड पेरेंट्स के लिए बस सुपर टॉपअप। ओके तो इंश्योरेंस कैसे लें, कितना लें, ये तमाम बारीकियां समझाने के लिए, किन बातों का ध्यान रखें, इसको बताने के लिए प्रतिभा और मृण आप दोनों का धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में हमारे साथ आज शामिल होने के लिए।